हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज से हम एक काफी मजेदार सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सीरीज के स्टार्ट में हम एक जंग के मैदान को देखते हैं, जहां पर चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी होती हैं। फिर हमें अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि उन लाशों की तरफ देख रहा होता है। आप देख ही सकते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर भी काफी खराब कंडीशन में है। वो अपने फेलो डिसाइल और मास्टर की बॉडी को देखकर याद करता है कि वो लोग किस तरीके से मारे गए। हमें उस फाइट के सीन को दिखाया जाता है, जिसमें वो सभी मिलकर एक पर्सन पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन एंड में वो सभी बेमौत मारे जाते हैं। मेन कैरेक्टर गुस्से से दांतों को पीसते हुए बताता है कि 8 ग्रेड सेट की एलाइट फोर्सेस ने मिलकर अटैक किया था, लेकिन एंड में उनके हाथ सिर्फ निराशा लगी। ये सब कुछ सिर्फ एक पर्सन की वजह से हुआ, हेवन की तरफ से भेजा हुआ डीमन, हेवनली डीमन चुनमा। हम देखते हैं कि एक पर्सन उन सभी लाशों के ढेर के ऊपर बैठा होता है। उसकी पूरी बॉडी में कई तरह के वेपन धंसे हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि वो अब भी जिंदा है। वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है, माउंट हुआ सेट के डिसाइल, कितनी बुरी बात है कि तुम अकेले ही यहां पर बचे हो। अगर तुम सरवाइव कर लेते हो तो पूरी दुनिया में तुम्हारे नाम के चर्चे रहते कि तुमने ग्रेट हेवनली डीमन चुनमा को मारा है। लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा भी सफर यहीं तक ही था। भले ही तुम्हारे कई सारे लोगों ने मुझ पर अटैक करने के लिए मदद की हो, लेकिन मैं हेवनली डीमन चुनमा ये एक्नॉलेज करता हूं कि माउंट हुआ सेट की स्वॉर्डमैनशिप इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट है। हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि ये बातें सुन गुस्से से अपने बाजू में धंसी स्वॉर्ड को निकाल कर बोलता है, बकवास करना बंद करो, और फिर उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। उसे अपनी तरफ बढ़ता देख हेवन ई डीमन बोलता है, काश अगर मैं एक और दिन सरवाइव कर लेता तो फिर मैं इस पूरी दुनिया पर राज करने वाला हेवनली डीमन बन जाता, लेकिन ये तो मेरी किस्मत में लिखा था। फिर वो जाने से पहले एक लास्ट वार्निंग देते हुए जाता है कि एक बात याद रखना, डीमन वापस से रिटर्न होगा, और जब वो रिटर्न होगा तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। उसके इन्हीं आखिरी लफ्जों के साथ हमारे मेन कैरेक्टर ने उसका काम तमाम कर दिया होता है। हम देखते हैं कि उसका सर भी उन्हीं लाशों के ढेर में जा मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर उगते सूरज की तरफ देखकर बोलता है कि वॉर एंड हो चुकी है, पूरा माउंट हुआ सेट डिस्ट्रॉय हो गया है। क्या इन सभी चीजों का कोई मतलब ही है? फिर वो खुद को ही कोसते हुए बोलता है, काश मैंने अगर अपनी ट्रेनिंग पर कुछ और ध्यान दिया होता तो मैं कम से कम एक पर्सन की लाइफ को तो सेव कर पाता। लेकिन ये सब कुछ तो बिल्कुल मीनिंगलेस है। फिर उसकी भी वहीं पर ही मौत हो जाती है। हमें बताया जाता है कि ये माउंट हुआ सेट के 3 ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड सेंट में से एक प्लम ब्लॉसम चुन म्योंग है। हमें चुन म्योंग के पास्ट के बारे में बताया जाता है। जब वो छोटा बच्चा होता है, तभी माउंट हुआ सेक्ट वालों ने उसे अडॉप्ट कर लिया होता है, और फिर वहीं पर ही वो ट्रेनिंग करता हुआ बड़ा हुआ होता है। हम देखते हैं कि एक इंस्ट्रक्टर उसे डांट रहा होता है, क्योंकि हमारे चुन म्योंग ने अपने फेलो डिसाइल की बहुत ही बुरी तरीके से कुटाई कर दी होती है। चुन म्योंग उस इंस्ट्रक्टर की बातों को सुनकर बोलता है, ये तो फिर से चालू हो गया। भले ही मैं माउंट हुआ सेक्ट का एक डिसाइल हूं, लेकिन मैं उसके रूल्स को कंप्लीट तौर पर फॉलो नहीं करता। मैंने तो माउंट हुआ सेट की टेक्निक्स को भी कंप्लीट लर्न नहीं किया था। मुझे बस मेरे टैलेंट की वजह से अटेंशन मिलती थी। अगर सीधे लफ्जों में कहें तो मैं बस माउंट हुआ सेक्ट का एक छोटा सा रूकी डिसाइल था। माउंट हुआ सेक्ट का लीडर और चुन म्योंग का मास्टर बोलता है कि क्या अब तुम्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा है? चुन म्योंग बोलता है कि हाँ, मुझे अपने पास्ट पर काफी रिग्रेट है। काश मैंने कुछ और ट्रेनिंग कर ली होती तो मुझे ये सब कुछ नहीं देखना पड़ता। अगर मैं थोड़ा और स्ट्रांग होता तो मैं इस तबाही को होने से रोक लेता। चुन म्योंग के मास्टर मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि तुम्हें पास्ट पर रिग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ भी क्यों ना हो जाए, माउंट हुआ सेक्ट हमेशा कंटिन्यू रहेगा। प्रेजेंट सीन में हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं, जिसे कोई मारकर नींद से जगाता है। ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर चुन म्योंग है, जो कि अब भी हेवनली डीमन चुन मां का नाम ले रहा है। ये सुनकर उसके सामने खड़ा दूसरा बच्चा बोलता है, ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? चलो जल्दी से भीख मांगने के लिए जाओ, तुम पहले ही काफी लेट हो चुके हो। चुन म्योंग को तो कुछ समझ नहीं आता। वो बोलता है, ये क्या हो रहा है, और ये छोटा बच्चा मुझे धमका क्यों रहा है? फिर बोलता है, छोटे बच्चे यहां पर आओ, यहां पर चल क्या रहा है, मुझे सब कुछ बताओ। ये सुनकर वो बच्चा जोर जोर से हंसने लगता है। चुन म्योंग उसे हंसता देख बोलता है, ये क्या चल रहा है? मैं चुन म्योंग हूं, माउंट हुआ सेट के 3 प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड सेंट में से एक। मेरे सामने माउंट हुआ सेट के एल्डर तो छोड़ो, लीडर भी मुझसे तमीज से पेश आते हैं, और इस छोटे बच्चे की इतनी हिम्मत। वो बच्चा डंडे को उठाकर बोलता है, आज तो तुम मेरे हाथों मरने वाले हो।
चुन म्योंग बोलता है, लगता है कि इस बच्चे को सबक सिखाना होगा। लेकिन तभी वो अपने हाथों को देख बोलता है, ये क्या हो गया? मेरे हाथ कब से इतने छोटे हो गए? और फिर होना क्या था? वो बच्चा जोर से एक डंडा चुन म्योंग के सर पर मारता है और फिर गुस्से से बोलता है, तुम कमीने कहीं के? क्या तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आ रही? ठीक है, मैं तुम्हें आज अच्छे तरीके से समझाता हूं। किसी इंसान को अपने दिमाग के खोने की भी कोई लिमिट होती है। ठीक है, तुम तो मुझसे मार खाकर ही मानोगे। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक और छोटा बच्चा एंटर करता है। देखने में तो वो भी भिखारी लग रहा है। वो चुन म्योंग को पिटता देख बोलता है, लगता है कि मैं गलत टाइम पर आ गया हूं। और लिटरली भाई, वो वहां से सीधा चला जाता है। फिर थोड़े टाइम बाद हम बेचारे चुन म्योंग को देखते हैं, जो कि पेट भरकर मार खाने के बाद एक नदी के किनारे बैठा होता है। वो अपने जख्मों को साफ करते हुए बोलता है, मैंने तो माउंट हुआ सेक्ट में भी इतनी बुरी तरीके से कभी मार नहीं खाई। फिर गुस्से से उस बच्चे को याद करते हुए बोलता है, उस छोटे बच्चे की गलती की वजह से पूरी बैगर यूनियन को मेरे गुस्से का सामना करना होगा। फिर वो थोड़ा शांत होकर पानी में देखकर बोलता है कि अब ये बच्चा कौन है? आखिर यहां पर चल क्या रहा है? क्या ये रीइंकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म है, जिसके बारे में बुद्धिज्म में बताया गया है? अगर मुझे इस बारे में पहले पता होता तो मैं माउंट हुआ सेक्ट को छोड़कर शाओलिन टेम्पल को ज्वाइन कर लेता। लेकिन हम देखते हैं कि वो पहले वाला बच्चा वहां पर आ जाता है। चुन म्योंग उसे देखकर बोलता है तुम तो वही हो ना जो कि मुझे मार खाता देख वहां से चले गए थे? वो बच्चा उस मारने वाले बच्चे का नाम लेते हुए बोलता है, वांगचोन तो हमेशा से ही ऐसा है, लेकिन आज उसने कुछ ज्यादा ही कर लिया। क्या तुम ठीक हो? हम चुन म्योंग को देखते हैं, जो कि उसे रोकते हुए बोलता है, एक बात नहीं, मुझे तुमसे दो बातें पूछनी है। वो बच्चा चुन म्योंग के बदले बिहेवियर को देख हैरान रह जाता है। चुन म्योंग पूछता है, क्या मैं भिखारी हूं? वो बच्चा बोलता है, ये तो सीधी सी बात है, तुम्हें अपने कपड़ों को देखकर ये अंदाजा लगा लेना चाहिए था। चुन म्योंग तो गुस्सा होते हुए बोलता है, नहीं, ये कैसे हो सकता है? लाना, तो मैं एक भिखारी कैसे हो सकता हूं? फिर पूछता है, दूसरी बात, चुनमा, क्या तुम चुनमा को जानते हो? वो बच्चा चुन म्योंग को सुनकर अजीब सा मुंह बनाता है और फिर बोलता है, मुझे तो लगा था कि तुम मार खाने के बाद नॉर्मल एक्टिंग करोगे, लेकिन लगता है कि मैं इस बारे में गलत था। भाई, इसे लग रहा है कि चुन म्योंग पागल हो चुका है। चुन म्योंग बोलता है, सीधे सीधे मेरी बातों का जवाब दो। वो बच्चा बताता है कि 100 साल पहले चुनमा हेवनली डीमोनिक कल्ट का लीडर था। ये सुनने के बाद तो चुन म्योंग को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। वो चिल्लाकर बोलता है, क्या? उस चीज को हुए 100 साल हो चुके हैं? फिर उस बच्चे की कॉलर पकड़कर बोलता है, क्या तुमने अभी चुनमा को मरे हुए 100 साल कहा? पूरे 100 साल? वो बच्चा बोलता है, अब तुम ये क्या कर रहे हो? चुन म्योंग बोलता है, क्या तुम सही बोल रहे हो? वो बच्चा बोलता है, तुम्हें झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? चुन म्योंग शांत हो जाता है और फिर बोलता है, ये तो बिल्कुल पागलपन है। क्या मैं अपनी ही मौत के 100 साल बाद री नकारनेट हुआ हूं? इसका मतलब तो मैं इस दुनिया में अकेला हूं, यानी कि इसके सभी फेलो डिसाइल मास्टर वो सब 100 साल पहले मर गए हैं। तभी उसे माउंट हुआ सेट की याद आती है। वो बोलता है, कहीं मेरे साथ माउंट हुआ सेट भी डिस्ट्रॉय तो नहीं हो गया? फिर पूछता है, माउंट हुआ सेट के बारे में क्या? वो बच्चा बोलता है, माउंट हुआ सेक्ट? ये क्या चीज है? ये सुनने के बाद तो चुन म्योंग को एक और बड़ा झटका लगता है। वो पूछता है, क्या तुम एक भिखारी नहीं हो? वो बच्चा बोलता है कि हाँ। चुन म्योंग बोलता है, तो फिर तुम भी बैगर यूनियन से बिलोंग करते होंगे, तो क्या तुम्हें 10 ग्रेट सेक्ट में से एक माउंट हुआ सेक्ट के बारे में नहीं पता? वो बच्चा बोलता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? फिर उसे 10 ग्रेट सेक्ट के नाम बताता है, जिसमें माउंट हुआ सेक्ट नहीं होता। चुन म्योंग तो परेशान होते हुए बोलता है, ये कैसे हो सकता है? क्या माउंट हुआ सेक्ट 10 ग्रेट सेक्ट में से एक नहीं है? और फिर से उस बच्चे को झंझोड़ते हुए बोलता है कि माउंट हुआ सेक्ट के बदले वो कंट्री साइड के बेकार सेक्ट 10 ग्रेट सेक्ट बन चुके हैं। वो बच्चा चुन म्योंग की इन हरकतों से परेशान होकर बोलता है, एक मिनट रुको, माउंट हुआ सेक्ट? मुझे लगता है कि मैंने इस नाम को कहीं पर सुना है। हाँ, याद आया, शांसी प्रोविंस में एक ऐसा सेक्ट मौजूद है, लेकिन जितना मैंने सुना है उसके हिसाब से तो वो सेक्ट अब तक दिवालिया हो चुका है, यानी कि भाई वो खत्म होने की कगार पर है। चुन म्योंग ये सुनकर याद करते हुए बोलता है, माउंट हुआ सेक्ट, जो कि मूरिम अलायंस के टॉप 3 ग्रेट सेक्ट में से एक था, क्या वो अब बैंकरप्ट होने की कगार पर है? फिर उस बच्चे को वहीं पर ही छोड़ देता है और बोलता है, नहीं, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा, मैं खुद अपनी आंखों से उसे जाकर चेक करूंगा। वो बच्चा बोलता है, अगर तुम फिर से मार नहीं खाना चाहते तो चुपचाप जाकर भीख मांगो। चुन म्योंग गुस्से से बोलता है, मैं तुमसे और कुछ क्वेश्चन पूछूंगा,
मुझे उसका सीधा सीधा जवाब देना। ये बॉडी जिसमें मैं अभी हूं, इसका नाम क्या है? वो बच्चा बोलता है कि भाई भिखारी का क्या ही नाम हो सकता है, तुम्हें जो बुलाना है वो बुलाओ, वैसे हम तुम्हें चू सेम कहते थे। चुन म्योंग बोलता है, ये कैसा भिखारियों वाला नियम है? वैसे इस बॉडी की हालत को देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं अभी 15 से 16 साल का हूं। चलो ठीक है, अब मुझे तुम्हारा नाम बताओ, और उस बच्चे का भी जिसने मुझे मारा था। वो बच्चा बोलता है कि मेरा नाम कुंचो है, और उस मारने वाले बच्चे का नाम कुनपाल है। अब यहां पर हमारा चुन म्योंग बड़ी कमाल की बात कहता है, जो कि हमें आगे वाले चैप्टर में भी काफी बार दिखाई जाएगी। वो बोलता है कि मेरा ये रूल है, मैं किसी के भी एहसान को 2 गुना रिटर्न करता हूं, और किसी की भी ग्रज यानी कि झगड़े लड़ाई को 10 गुना ज्यादा। फिर वहां से जाने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर ही वापस आ जाता है और बोलता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि शांसी प्रोविंस जाने का रास्ता कहां पर है? भाई ये सुनने के बाद तो हमारा कुंचो उसे इस नजरों से देख रहा होता है, जैसे कि वो उसे कह रहा हो कि भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि वो जंगल से दौड़ता हुआ जा रहा होता है। वो बोलता है, मैंने अपनी पिछली लाइफ में घुड़सवारी नहीं सीखी, क्योंकि उसे उसके जरिए जाना काफी ज्यादा स्लो लगता था, इसीलिए उसे पैदल जाना पड़ रहा है, जो कि अभी बगैर किसी इंटरनल एनर्जी और वीक बॉडी के साथ काफी ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए हम थोड़ी दूर जाने के बाद ही देखते हैं कि वह जमीन पर लेट जाता है। वो बोलता है, ये बॉडी कितनी ज्यादा वीक है, कुछ मिनट दौड़ने के बाद ही मैं कितना थक चुका हूं। क्या मुझे सच में इस बॉडी के साथ शांसी प्रोविंस जाना चाहिए? पड़ेगा नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। हो सकता है कि मैं रास्ते में ही मारा जाऊं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मुझे तो मार्शल आर्ट्स को लर्न करना होगा। ये तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और वो यही सोच सोच कर बिल्कुल पागलों की तरह हंसने लगता है। वो बोलता है कि मुझ जैसा कोई ऐसा जो कि पहले ही मार्शल आर्ट की पीक पर पहुंचा था, उसके लिए तो ये बहुत ही खासम खास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मुझे पिछली बारी भी पीक पर पहुंचने के बाद काफी रिग्रेट फील हुआ था, क्योंकि वो हेवनली डीमन को नहीं हरा पाया था। हमें उसकी पिछली लाइफ के कुछ मोमेंट्स को दिखाया जाता है, जिसमें उसके टैलेंट के होने की वजह से वो कई सारे ट्रेनिंग के सेशन को स्किप कर लेता है। सेक्ट में दिन के टाइम शराब पीना मना है, लेकिन भाई ये रूल को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता। फिर हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि वो एक अच्छी सी जगह देखकर बैठ जाता है। वो बोलता है, मेरे पास मार्शल आर्ट को लर्न करने के कई सारे मेथड हैं, लेकिन जिस टेक्निक का यूज करते हुए मैं अपनी इस मार्शल आर्ट जर्नी को स्टार्ट करने वाला हूं, वो है इक्विलिब्रियम। ये काफी ज्यादा चीप टेक्निक है, जो कि मुझे एक चोर बाजार में काफी सस्ते दामों में मिल गई थी। लेकिन हम भी ये बात अच्छे से जानते हैं कि हीरा तो कोयले की खदान में ही मिलता है। इसी तरीके से ये टेक्निक बहुत ही कमाल की है। ये मार्शल आर्ट फाउंडेशन को क्रिएट करने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है। ये टेक्निक हमारी बॉडी से सभी इंप्योरिटीज को निकालकर इसे प्योर करती है, और हमारी इनर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के साथ साथ एनर्जी कोर यानी कि डेंटियन को भी क्रिएट करने में हेल्प करती है। और दूसरे लफ्जों में हम इसे ही फाउंडेशन को क्रिएट करना कहते हैं। हम देखते हैं कि चुन म्योंग ने भी अपने डेंटियन को क्रिएट कर लिया होता है। वो वहां से उठकर सीधे ही माउंट हुआ सेक्ट की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन एनर्जी एग्जॉशन की वजह से वो वहीं पर ही गिर जाता है। वो बोलता है कि इस टेक्निक को लर्न करने के लिए मैंने काफी सारी इंटरनल एनर्जी का यूज कर लिया है। तभी उसे उसकी पिछली लाइफ के मास्टर और सेक्ट लीडर दिखाई देते हैं। वो बोलते हैं, चुन म्योंग, लगता है कि तुम अपने दिमाग को यूज करना भूल गए हो। चुन म्योंग ये सुनकर उन पर गुस्सा होने लगता है। वो बोलता है, आखिर मैं इस तरीके से कैसे माउंट हुआ सेक्ट तक जा सकता हूं? फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें एक विलेज को दिखाया जाता है, जहां पर 2 भिखारी अपने लीडर के पास जाकर बोलते हैं कि यहां पर एक और भिखारी आया है, जो कि हमारे सारे पैसे ले रहा है। वो एक छोटा सा बच्चा है और देखने में काफी मासूम भी, इसलिए सभी लोग उसे ही पैसे दे रहे हैं। ये सुनकर उनका लीडर बोलता है, अच्छा तो लगता है कि उसे हमें सबक सिखाना होगा। ये सुनकर वो दोनों भी खुश हो जाते हैं। फिर वो अपने लीडर को उस भिखारी के पास ले जाते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर चुन म्योंग होता है, जो कि भुक्कड़ की तरह खाना खा रहा होता है। वो लीडर उसे आवाज देता है, लेकिन चुन म्योंग तो उसे कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। ये देख लीडर बोलता है, क्या तुम बहरे हो? चुन म्योंग पीछे मुड़कर बोलता है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? ये सुन वो लीडर गुस्सा होते हुए बोलता है, क्या तुम अपने बड़ों से इनफॉर्मली तौर पर बात कर रहे हो? लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अब जबकि तुम एक छोटे बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो तुम्हें मुझे देना होगा। चुन म्योंग ये सुनकर अपने खाने की तरफ देखता है और फिर बोलता है, तुम सभी तो काफी बेशर्म हो।
क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं अभी खाना खा रहा हूं? ये सुनकर उस लीडर के साथ मौजूद भिखारी बोलता है, तुम बेशर्म किसे कह रहे हो? चुन म्योंग अपनी जगह से खड़ा होता है और फिर अपने हाथों के मसल्स को रिफ्लेक्स करते हुए बोलता है, हाँ, अभी तो मेरा डेंटिन ज्यादा परफेक्ट नहीं है, लेकिन इतने से भी काम चल जाएगा। फिर उन तीनों से बोलता है, वैसे अब मुझे इस बॉडी की आदत हो गई है, तो तुम तीनों मेरे ऊपर एक साथ अटैक कर सकते हो। मैं अभी काफी ज्यादा वीक हूं, लेकिन फिर भी मेरे हाथों से पिटने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि तुम ज्यादा बुरा फील नहीं करोगे। ये सुनने के बाद तो उनका लीडर किटकिटाने लगता है। वो अपने चेलों को आगे भेजता है, जिनमें से एक चुन म्योंग पर अटैक करता है, लेकिन चुन म्योंग तो बड़ी आसानी से उसके अटैक को डॉज कर उसे एक पंच मारता है, जो कि उसके लिए काफी होता है। गुस्से से चिल्लाकर बोलता है, मैं माउंट हुआ सेट का प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड सेंट हूं। फिर थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि उसने उन तीनों को पीट पीट कर बहुत ही बेहाल कर दिया होता है। वो लीडर बोलता है, चीफ, मैं तुमसे सिंसियर तौर पर माफी मांगता हूं। चुन म्योंग बोलता है, तुम मुझे भिखारियों का चीफ क्यों बोल रहे हो? वो बेवकूफ लीडर बोलता है, अच्छा ठीक है, फिर तुम चीफ के भिखारी हो। चुन म्योंग बोलता है, क्या तुमने फिर से मुझे भिखारी कहा? लीडर घबराते हुए बोलता है, नहीं नहीं, मुझे माफ कर देना। चुन म्योंग पूछता है, क्या तुम्हें शांसी प्रोविंस जाने का कोई शॉर्टकट रास्ता पता है? वो लीडर हंसते हुए बोलता है, हम भिखारियों के अलावा और किसी ही शॉर्टकट रास्तों के बारे में पता होगा। ये तो काफी ज्यादा आसान बात है। चुन म्योंग भी ये सुनकर हंसने लगता है और फिर गुस्से से उसका कॉलर पकड़कर बोलता है, नेक्स्ट टाइम कभी हम मिले था, और ये बात हमेशा याद रखना, अगर मैं तुमसे कुछ भी पूछता हूं तो मुझे सीधा उसका आंसर देना, वरना हो सकता है कि तुम्हारे साथ कोई बुरी घटना घट जाए। ये सुनकर वो तीनों भी डर कर वहां से भागने लगते हैं। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें माउंट हुआ सेट को दिखाया जाता है, जहां पर सेक्ट लीडर आसमान की तरफ देख रहा होता है। तभी पीछे से एक आदमी आकर बोलता है, सेक्ट लीडर, मुझे आपको कुछ बताना है। सेक्ट लीडर बोलता है कि हाँ बताओ उन्मम। हाँ भाई, इसका नाम उन्मम है। वो बताता है कि हमारे सेक्ट में एक छोटा बच्चा आया है, जो कि हमारे सेक्ट को ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट कर रहा है। सेक्ट लीडर बोलता है, उन्मम, क्या तुमने उससे कहा नहीं कि अब हम कोई डिसाइल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? उन्मम बोलता है कि हाँ, मैंने उसे कहा था, लेकिन वो काफी ज्यादा जिद कर रहा था, इसलिए मैं उसे यहां पर ले आया। हम चुन म्योंग को देखते हैं, जो कि सेक्ट लीडर को ग्रीट करते हुए बोलता है, मेरा नाम चुन म्योंग है, मैं माउंट हुआ सेक्ट में ज्वाइन होना चाहता हूं। सेक्ट लीडर उसे देखकर बोलते हैं, ये काफी ज्यादा मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है, एक्चुअली में काफी इरिटेटेड है। फिर हमें इसकी इरिटेशन के बारे में पता लगाने के लिए थोड़ा टाइम पहले ले जाया जाता है, जहां पर हमारा चुन म्योंग बड़ी मुश्किल के साथ लकड़ी का सहारा लेते हुए माउंट हुआ सेट के पास पहुंच गया होता है। वो उन तीनों भिखारियों को याद करते हुए बोलता है, इन तीनों कमीनों ने जो रास्ता मुझे बताया था वो तो शॉर्टकट से ज्यादा लॉन्ग कट था। जब भी वो मुझे मिलेंगे मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर वो सीढ़ियों को चढ़ना स्टार्ट कर देता है और फिर वो बाहुबली की तरह माउंटेन को भी क्लाइम करता है। सभी मुश्किलों को पार करने के बाद जब वो माउंट हुआ सेट के गेट के सामने पहुंचता है, तब वो बिल्कुल ही परेशान होते हुए गेट को देखकर बोलता है, अरे वो चीज कहां पर चली गई? हम देखते हैं कि माउंट हुआ सेट का तो बोर्ड ही गायब होता है। चुन म्योंग बोलता है, इस बोर्ड को तो सेक्ट लीडर रोज सुबह साफ करते थे, मैं तो बिल्कुल पागल हो जाऊंगा। तभी वहां पर शोर को सुनकर उन्मम आता है। वो चुन म्योंग को देखकर बोलता है, ये तो एक छोटा बच्चा है। फिर पूछता है, क्या तुम यहां पर अकेले आए हो? लेकिन तुम इतनी दूर तक अकेले कैसे आ सकते हो? चुन म्योंग अपने मन में बोलता है कि मैं तो यहां पर पहाड़ को चढ़कर आया हूं। फिर पूछता है, क्या आप माउंट हुआ सेट के मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर हो? उन्मम बोलता है कि हाँ, तुम अभी के लिए हमारे सेट में आ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि हम अपने सेट में अभी कोई भी डिसाइल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वैसे रात के टाइम में माउंट हुआ सेट में काफी सर्दी होती है, इसलिए हम अपने गेस्ट को तो ऐसे ही जाने नहीं दे सकते हैं। ये बातें सुनने के बाद तो चुन म्योंग का मुंह कुछ ऐसा बन जाता है। चुन म्योंग फ्लोर को देखकर बोलता है, इस फ्लोर को क्या हुआ? यहां पर इतनी मिट्टी क्यों है? यहां पर लगे हुए मार्बल के स्टोन कहां चले गए? उन्मम बोलता है, क्या हुआ, कुछ गलत है क्या? चुन म्योंग अपने मन में ही अपने आप को शांत करते हुए बोलता है, हो सकता है कि खराब सिचुएशन की वजह से इन लोगों ने उसे बेच दिया होगा। फिर वो उन्मम से बोलता है कि ये फर्श काफी ज्यादा अच्छा है। वो बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट को ले आया होता है कि वह भी थोड़ी देर में धुआंधुआ हो जाती है, क्योंकि वो एक तरफ देखकर बोलता है, यहां मौजूद गोल डन पैलेस कहां पर चला गया? फिर उन्मम से पूछता है, क्या आपको नहीं लगता है कि यहां से कुछ गुम हो गया है? उन्मम उस तरफ देखकर बोलता है, अच्छा तो तुमने भी उसे नोटिस कर ही लिया।
फिर पता नहीं क्यों अपने आप पर प्राउड फील करते हुए बोलता है, वैसे ये हमारे लिए कहना काफी शर्मनाक होगा, लेकिन ये हमारे सेक्ट की ग्लोरी को बचाने के लिए दी गई कुर्बानियां हैं। यानी कि भाई उन लोगों ने इस गोल्डन पैलेस को भी बेचकर खा लिया है, और प्राउड भी फील कर रहे हैं। चुन म्योंग गुस्से से बोलता है, ग्लोरी गई भाड़ में। उन्मम बोलता है, क्या तुमने अभी कुछ कहा? चुन म्योंग बोलता है कि नहीं। फिर वो उसे फॉलो करता है और बोलता है, ये तो समझने वाली बात है, इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। हो सकता है कि हालात ही कुछ ऐसे होंगे कि उन्हें ऐसा करना पड़ा होगा। फिर वो चलते हुए यूनियन टेम्पल के पास पहुंच जाते हैं। चुन म्योंग उसे देखकर बोलता है, चलो अच्छी बात है कि कम से कम ये बिल्कुल ठीक कंडीशन में है। उन्मम बोलता है, जाओ अंदर जाकर हमारे एंसेस्टर्स को रिस्पेक्ट पे करो। चुन म्योंग जैसे ही अंदर झांकता है, उसे फिर से एक बड़ा शौक लगता है। वो बोलता है, एक मिनट, ये जगह इतनी खाली क्यों है? यहां रखा हुआ अगरबत्ती और मोमबत्ती का गोल्डन पॉट कहां चला गया? और वो गोल्डन ड्रैगन का स्टैचू और एंसेस्टर्स के हाथों लिखा हुआ स्क्रोल, वो सब चीजें कहां पर हैं? ये सब तो ठीक है, लेकिन वो फ्लावर कहां चला गया? उन्मम पीछे से बोलता है, क्या तुम फ्लावर की बात कर रहे हो? चुन म्योंग बोलता है कि हाँ, वो यहीं पर ही था। कहां गया? उन्मम बोलता है, वैसे तुम्हें इस बारे में कैसे पता? फिर वो सोचते हुए बोलता है, एक फ्लावर जिसे प्लम ब्लॉसम ने कुछ स्ट्रेन से मेटल के जरिए क्रिएट किया था। चुन म्योंग बोलता है कि हाँ वही। कहां पर है? उन्मम बड़े ही मासूमाना अंदाज में बोलता है कि हमने उसे बेच दिया, क्योंकि हमें यह समझ नहीं आ रहा था कि उसका यूज कहां पर करना है, और वैसे भी वो इस टेम्पल पर सूट नहीं कर रहा था। इसीलिए हमने एक अच्छे मर्चेंट को ढूंढकर उसे हाई प्राइस पर बेच दिया। ये सुनने के बाद तो चुन म्योंग के दिल पर एक बहुत ही बड़ा धक्का लगता है और वो वहीं पर ही घुटनों पर बैठ जाता है। वो अपने पिछले सेक्ट लीडर को याद करते हुए बोलता है, ह्यूलियन, सच में हमारा माउंट हुआ सेक्ट बैंकरप्ट हो गया है। 2 डिवाइन आर्टिफैक्ट और व्हाइट प्लम ब्लॉसम, वो भी अपनी नोटोरियस फ्रेग्रेंस के साथ। वो गोल्ड की तरह चमकदार तो नहीं था, लेकिन सिल्वर की तरह बेजान भी नहीं। वो हमारे माउंट हुआ सेक्ट के राइटियस पाथ की स्पिरिट को होल्ड किए हुए था, और इन बेवकूफों ने उसे बेच दिया। इससे पहले कि हमारे सेक्ट की हालत और भी बुरी हो जाए, मुझे जल्दी से इसे ज्वाइन करना होगा। भी बुरी हो जाए, मुझे जल्दी से इसे रोकना होगा। फिर वो नेम के सामने अपने सर को झुकाकर बोलता है, मैं सिंसियर तौर पर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप मुझे माउंट हुआ सेक्ट के सेक्ट लीडर से एक बार मिलने दें। फिर हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि चुन म्योंग सेक्ट लीडर के सामने खड़ा होता है। सेक्ट लीडर बोलता है, अच्छा तो तुम हमारे माउंट हुआ सेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हो? चुन बोलता है कि हाँ। सेक्ट लीडर बोलता है, तो फिर तुम्हें हमारे सेक्ट के बारे में पता होगा। म्योंग हमें बताता है कि वो ये जानता है कि सेक्ट लीडर उसकी बातों पर इतनी आसानी से यकीन नहीं करेगा, इसीलिए वो एक प्लान के साथ यहां पर आया है। वो ये बताने वाला होता है कि माउंट हुआ सेक्ट की वॉर में फाइट करने वाला मार्शल आर्टिस्ट चुन जिन एक खाई से नीचे गिर जाता है। तभी वहां से गुजरने वाले एक लकड़हारे की उस पर नजर पड़ती है, जो कि उसकी जान को बचा लेता है। इस एहसान का बदला चुकाने के लिए चुन जिन उस लकड़हारे को मार्शल आर्ट सिखाता है, और मैं उसी लकड़हारे का पोता हूं। इसका मतलब तो यही है कि इस सेक्ट में मेरी पोजीशन सेक्ट लीडर के बराबर होगी, और अगर हम इससे कम भी समझें तो मेरी पोजीशन यहां मौजूद सभी यंग लोगों में सबसे ज्यादा होगी, यानी कि किसी यंग मास्टर की तरह। वो अपने इसी प्लान को सोचकर मुस्कुरा रहा होता है। वो बोलता है, सेक्ट लीडर जल्दी से मुझे रिजेक्ट करो ताकि मैं तुम्हें ये रीजन बता सकूं। लेकिन हम देखते हैं कि सेक्ट लीडर तो उसे एंट्री दे देता है, गई भैंस पानी में। ना ही हमारा चुन म्योंग उन्हें रीजन बता पाया है, और ना ही अब उसे हाई पोजीशन मिलने वाली है। वो तो बिल्कुल ही बौखला जाता है। सेक्ट लीडर बोलता है, अब जबकि तुम सेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हो तो फिर कर सकते हो। नेम बोलता है, सेक्ट लीडर, लेकिन तुमने ही तो कहा था कि अभी हम डिसाइपल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सेक्ट लीडर बोलता है कि हाँ, लेकिन अब मैंने अपने माइंड को चेंज कर लिया है, और वैसे भी ये तो हमारी किस्मत में लिखा होगा। ये सभी बातें सुनकर चुन म्योंग अपने मन में बोलता है, तुम्हें अनजान लोगों पर थोड़ा सा सस्पिशंस हम सर्दियों में भटकने वाले जानवरों को भी खाना देते हैं, तो फिर आखिर हम इतने छोटे से बच्चे को कैसे मना कर सकते हैं? फिर नेम से बोलता है, इस बच्चे को रहने की जगह बताओ और जल्दी से एंट्रेंस सेरेमनी का इंतजाम करो। नेम यस सर बोलकर वहां से चला जाता है। सिचुएशन को इतनी बुरी तरीके से बिगड़ता देख चुन म्योंग बोलता है, नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी पोजीशन तो बिल्कुल ही गिर जाएगी। फिर थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि चुन म्योंग ने एक 3rd ग्रेड डिसाइपल का ड्रेस पहना होता है। वो बोलता है, ये मेरी जिंदगी में आखिर क्या हो रहा है? फिर उस रूम को देखकर बोलता है, मुझे अच्छे से याद है कि इस रूम को गेस्ट के लिए यूज किया जाता था,
क्योंकि माउंट हुआ सेक्ट में ज्यादा रूम प्रोवाइड नहीं किए जाते थे। जो भी नया डिसाइपल ज्वाइन होता उसे अपने टीचर के रूम में रुकना होता था। लेकिन अब तो ये सब कुछ चेंज हो गया है। इसका मतलब तो यही है कि मेरे साइड वाले रूम में भी दूसरे डिसाइपल होंगे। वो उस तरफ झांक ही रहा होता है कि पीछे से एक डिसाइपल आकर बोलता है तुम दूसरों के रूम में क्या देख रहे हो? क्या तुम कोई चोर हो? उसकी आवाज सुनकर दूसरे रूम से भी डिसाइपल बाहर आकर पूछने लगते हैं कि भाई यहां पर क्या चल रहा है। वही पहला वाला डिसाइपल अपने सीनियर डिसाइपल से बोलता है कि ये मेरे रूम में झांक रहा था। ये सभी बातें सुनकर चुन म्योंग अपने मन में बोलता है, आखिर मुझे ही क्यों इन सभी हार्डशिप से गुजरना पड़ रहा है? तभी वहां पर उनके टीचर या फिर इंस्ट्रक्टर आकर बोलते हैं, यहां पर क्या मजमा खड़ा रखा है? चलो जल्दी से, ट्रेनिंग का टाइम हो रहा है। ये सुनकर वो सभी अपने टीचर से माफी मांगकर वहां से जाने लगते हैं। टीचर चुन म्योंग की तरफ देखकर उसका नाम पूछता है। चुन म्योंग उसे अपना नाम बताता है। टीचर बोलता है, अच्छा तो तुम यहां पर नए हो? क्योंकि अब यहां पर ट्रेनिंग के लिए ज्यादा देर हो गई है, तो तुम कल से ज्वाइन कर लेना। वहां से जा रहे डिसाइपल में वही पहला वाला डिसाइपल पीछे मुड़कर चुन म्योंग को देखता है और फिर बोलता है, हे, मैं तुम्हें बाद में सबक सिखाऊंगा। इतनी खतरनाक वार्निंग सुनने के बाद चुन म्योंग बोलता है, अच्छा तो तुम लोग माउंट हुआ सेक्ट के सक्सेसर हो, तो मैं भी तुम्हें एक प्रॉपर अटेंशन दूंगा। और उसकी खतरनाक स्माइल से ही आप पता लगा सकते हैं कि इसका अटेंशन देने का क्या मतलब है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वही पहला वाला डिसाइपल बोल रहा होता है कि जल्दी से अपने कपड़े उतारो। चुन म्योंग बोलता है, क्या कपड़े उतारो? लेकिन क्यों? वो डिसाइपल बताता है, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि तुम्हें यहां पर अपने कपड़े उतारकर डांस करना होगा? इसी तरीके से तो हम आदमी एक दूसरे के करीब आते हैं, और फिर थोड़ी सी मार खाने के बाद तुम अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करना भी सीख जाओगे। हम देख सकते हैं कि चुन म्योंग ये बातें सुनकर काफी गुस्सा हो गया होता है। फिर बोलता है, मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछूंगा, हमारे एडवाइजर यानी कि वही इंस्ट्रक्टर कहां पर है? वो डिसाइपल बोलता है कि वो रात के टाइम में ट्रेन नहीं करते। वैसे तुम कुछ ज्यादा ही सवाल नहीं पूछ रहे हो? लगता है कि मुझे अपने माइंड को चेंज करके स्टार्टिंग तुम्हें थोड़ा सा पीटने से करनी चाहिए। चुन म्योंग बोलता है, सीनियर अपने गर्दन के मसल को थोड़, आप फ्लेक्स कर लीजिए। वो डिसाइपल कुछ समझ पाता उससे पहले ही चुन म्योंग ने उसके फेस पर एक घूंसा मारा होता है, जिसके वजह से वो डिसाइपल सीधे ही छत से जाकर टकराता है। ये देखकर तो दूसरे डिसाइपल बिल्कुल चौंक जाते हैं। वही खड़ा हमारा चुन म्योंग बिल्कुल ही इविल सा फेस बनाकर बोलता है, सीनियर्स, क्या तुमने ही नहीं कहा कि हम स्टार्टिंग मारपीट से करने वाले हैं? ये देखकर तो वो सभी डिसाइपल्स की फटके 64 हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि उस रूम के ऊपर से कई सारी चिड़ियां उड़कर चली जाती है। इसका मतलब तो यही है कि वहां पर काफी शोर मच रहा है। फिर हम देखते हैं कि चुन म्योंग का कोई शोल्डर मसाज कर रहा होता है और वो सभी डिसाइपल उसके सामने सर झुकाकर बैठे होते हैं। मुझे लगता है कि इन्हें चुन म्योंग का डांस पसंद नहीं आया। बहुत शौक था इन्हें चुन म्योंग को डांस करता हुआ देखने का। फिर वो उसी रेड हेयर वाले डिसाइपल को बोलता है, सीनियर जोगल, यहां आओ। डरो मत, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। मैं असल में माउंट हुआ सेट की सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा हूं। मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। सबसे पहले तो ये बताओ कि हेवनली गोल्डन प्लेस के साथ क्या हुआ और माउंट हुआ सेक्ट में इतनी ज्यादा तबाही क्यों मची है? जोगल, जिसके चेहरे को देखकर मुझे काफी हंसी आ रही है, वो बताता है कि सीनियर, आपको प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड सैंड के बारे में तो पता ही होगा, जिन्होंने हेवनली डेमन चुनमा को डिफीट करने में मेजर रोल प्ले किया था। लेकिन उसके बाद हेवनली डेमोनिक सेक्ट के बाकी मेंबर्स काफी गुस्सा हो गए और जंग यान रीजन पर अटैक किया। इसके साथ साथ उन्होंने माउंट हुआ सेक्ट पर भी अटैक करके आग लगा दी। उसी डैमेज की वजह से हम आज तक अपनी पुरानी पावर्स को रिकवर नहीं कर पाए हैं। ये बात सुनने के बाद तो चुन म्योंग को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। वो बोलता है, क्या? इसका मतलब तो यही है कि माउंट हुआ सेक्ट मेरी वजह से बैंकरप्ट हुआ है। अब तो मुझे अपने आप से ही नफरत हो रही है। फिर हमें उसकी एक पास्ट लाइफ की मेमोरी दिखाई जाती है, जिसमें वो अपने सेक्ट लीडर या फिर उसके मास्टर से बात कर रहा होता है। वो बोलता है, हमें उस ताओइस्ट टेक्निक को निकाल देना चाहिए। वैसे भी वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है और काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से आने वाले डिसाइपल फालतू में ही काफी परेशान हो जाएंगे। हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम उसे लाइब्रेरी से निकाल दें। ये सुनकर सेक्ट लीडर बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हें जैसा करना है वैसा करो। फिर बोलते हैं, मैंने तुम्हें यहां पर सिर्फ इस बारे में बात करने के लिए नहीं बुलाया है। अब टाइम आ गया है कि तुम भी अपने लिए एक डिसाइपल को एक्सेप्ट करो। मुझे बताओ, अब तुम अपने डिसाइपल को किस तरीके से ट्रेन करोगे?
चुन म्योंग बहुत ही खतरनाक आंसर देता है। वो बोलता है, मैं अपने डिसाइपल को मार मार कर अधमरा कर दूंगा। उसके बाद तो वो इम्पॉसिबल चीज को भी पॉसिबल कर दिखाएगा। फिर प्रेजेंट टाइम में चुन म्योंग बोलता है, उसके बाद कभी भी सेक्ट लीडर ने मुझसे डिसाइपल को एक्सेप्ट करने के बारे में बात नहीं की। भाई कोई बेवकूफी होगा जो कि ये सुनने के बाद भी तुम्हें डिसाइपल को एक्सेप्ट करने की रिक्वेस्ट करेगा। खैर छोड़ो। तभी पीछे से एक और डिसाइपल आकर बड़ी रिस्पेक्ट के साथ में बोलता है कि सीनियर। ये सुनकर चुन म्योंग बोलता है, फॉर्मेलिटीज को छोड़ो और सीधा बताओ कि क्या काम है। वो डिसाइपल बोलता है कि हमारे इंस्ट्रक्टर तुम्हें बुला रहे हैं। वो चाहत यह है कि तुम भी हमारे साथ ट्रेनिंग करो। हम देखते हैं कि कई सारे डिसाइपल्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इनकी ट्रेनिंग तो बड़ी जोरों शोरों के साथ चल रही होती है, जिसे हमारा चुन म्योंग भी साइड में इंस्ट्रक्टर के साथ खड़ा बड़ी अजीब सी नजरों के साथ देख रहा होता है। फिर पूछता है, अब ये कौन सी स्वॉर्ड टेक्निक है? वो इंस्ट्रक्टर बताते हैं कि ये इक्विलिब्रियम स्वॉर्ड टेक्निक है। इसे माउंट हुआ सेट के सभी स्वॉर्ड टेक्निक का फंडामेंटल माना जाता है। ये सुनने के बाद हमारा चुन म्योंग बड़ा ही अजीब सा फेस बनाकर बोलता है, क्या सभी स्वॉर्ड टेक्निक का फंडामेंटल? आखिर ये बेवकूफ क्या परफॉर्म कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल बच्चों को स्ट्रांग बनने से दूर करने जैसा है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि हम बच्चों को अल्फाबेट सिखाने के लिए बड़ी कॉम्प्लेक्स बुक यूज कर रहे हों। भले ही इस तरीके का यूज करने के बाद बच्चे जल्दी स्ट्रांग हो जाएंगे, लेकिन अगर उनका फंडामेंटल सही नहीं होता है तो उनकी ग्रोथ अटक जाएगी। जरा इस नीले आसमान को देखो, कितना अच्छा नजर आ रहा है, बिल्कुल बगैर किसी बादल के। ये तो हमारे माउंट हुआ सेट के फ्यूचर को माउंट हुआ सेट के फ्यूचर को दर्शाता है, जिसमें भी कुछ नहीं रखा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसे स्टार्ट कहां से करूं। फिर वो अपने साइड में खड़े डिसाइपल को बोलता है, सीनियर क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम कौन सी टेक्निक को लर्न कर रहे हो? वो बताता है कि हम यहां पर ट्रेनिंग करते हुए इक्विलिब्रियम स्वॉर्ड टेक्निक को लर्न करते हैं। उसके बाद हमें स्वॉर्ड टेक्निक के 7 स्टेजेस को लर्न करना होता है। फिर ग्रेजुएट होने के लिए हम प्लम ब्लॉसम हाउस से कोई भी लेसर किंग टेक्निक को मास्टर करते हैं। ये सब कुछ लर्न करने के बाद हम माउंट हुआ सेट की सीक्रेट टेक्निक को लर्न करने के काबिल हो जाते हैं। फिर हमें ताओइस्ट प्लम स्वॉर्ड टेक्निक को लर्न कराया जाता है। ये सुनकर चुन म्योंग बोलता है, क्या भाई ये वही स्वॉर्ड टेक्निक होती है जिसे पास्ट में चुन म्योंग ने अपने सेक्ट लीडर को लाइब्रेरी से निकाल लेने के लिए कहा था, क्योंकि वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। चुन म्योंग अजीब सा फेस बनाकर बोलता है, ये सभी बेवकूफ अब भी उस बेकार सी टेक्निक को लर्न कर रहे हैं। फिर सीन चेंज होकर हम बोर्डिंग एरिया को देखते हैं, जहां पर चुन म्योंग जोगल को आवाज लगाता है। जोगल तो उसे देखकर बिल्कुल घबरा जाता है। वो बोलता है, यस सीनियर। चुन म्योंग बोलता है, तुम्हें ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकता हूं? जोगल बोलता है, तुम किस फेवर की बात कर रहे हो? चुन म्योंग बोलता है, सभी बोर्डिंग हाउस के डिसाइपल से कह देना कि वो प्लम ब्लॉसम हाउस के बाहर सुबह 5 बजे जमा हो जाए। और हां, मैं जिन चीजों का तुमसे कहूंगा तुम्हें उन्हें भी प्रिपेयर करना है। हमें उन चीजों के बारे में अभी नहीं बताया जाता। फिर वो मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम ये सब चीजें प्रिपेयर कर लोगे। फिर वो उसे वहां से जाता देख बोलता है, फिलहाल में माउंट हुआ सेक्ट में ना पैसा है, ना टेक्निक है और ना ही टैलेंट है। अगर माउंट हुआ सेक्ट रातों रात कोलैप्स हो जाए तो इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं होगी। वैसे भी अभी मैं सिर्फ एक ही चीज को कंट्रोल कर सकता हूं, और वो है टैलेंट, जो कि वो जोगल की तरफ देखकर बोल रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि सुबह 5 बजे वो सभी डिसाइपल वहां पर जमा हो गए होते हैं, और वो काफी गुस्से में होते हैं, जिन्हें देख जोगल अपने मन में बोलता है, मुझे लगता है कि वो कल रात बोर्डिंग हाउस में नहीं थे, मतलब कि इन्हें हमारे चुन म्योंग के बारे में कुछ नहीं पता। तभी वहां पर चुन म्योंग आ जाता है। उसे देखकर एक सीनियर डिसाइपल बोलता है, हे आखिर तुमने अपने सीनियर को यहां 5 बजे क्यों जमा किया हुआ है? क्या तुमने अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करना नहीं सीखा? यह सुनकर चुन म्योंग बोलता है, मेरे प्यारे सीनियर्स प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं अपने सीनियर्स को समझ नहीं पाया। हरजाने के तौर पर क्या हम लोग बोर्डिंग हाउस में जाकर थोड़ी सी बात कर सकते हैं? फिर वो उन सभी सीनियर्स को हाउस में ले जाकर दरवाजे को लगा देता है। बाकी बचे हुए लोग तो बड़ी परेशान भरी नजरों के साथ उस हाउस को देख रहे होते हैं। जोगल बोर्डिंग हाउस को देखकर बोलता है, मुझे लगता है कि ये हाउस हल्का हल्का शेक कर रहा है। आप लोगों को तो पता ही है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो सभी डिसाइपल भागते हुए बाहर आकर एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। चुन म्योंग बोलता है, बहुत अच्छे अच्छे, थोड़ा और खामोश रहना, कहीं हमारे इंस्ट्रक्टर जाग ना जाए। तो आज से हमारी मॉर्निंग ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। आज से हम सभी एक साथ ट्रेन करने वाले हैं।
देखते देखते सुबह हो जाती है, उनके इंस्ट्रक्टर भी जाग गए होते हैं। वो बोलते हैं, आज सुबह तो मुझे कोई ग्रीट करने के लिए नहीं आया। लगता है कि वो सभी अब भी सो रहे हैं। अगर मैं इस बारे में सोचूं तो उन्हें एक न्यू कमर ने ज्वाइन किया है जरूर। वो उसे पूरी रात बुली किए होंगे। मुझे उन्हें सबक सिखाना होगा। जोगल कुछ ज्यादा ही जंगली होता जा रहा है, लेकिन वह अपने सामने का नजारा देखकर तो बिल्कुल दंग रह जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि वो सभी डिसाइपल बिल्कुल मरने की कगार पर आ चुके होते हैं। वो सभी तो बस मदद के लिए अपने माँ बाप को पुकार रहे होते हैं। इंस्ट्रक्टर भी उन्हें देखकर बोलता है, आखिर ये लोग इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन में क्यों हैं? फिर वो एक से पूछता है, यहां पर चल क्या रहा है और तुम सबके साथ ये क्या हुआ है? वो सभी तो बस एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, जैसे कि वो चुन म्यूंग का नाम बताने के लिए हेजिटेट कर रहे हों। इंस्ट्रक्टर भी समझ जाता है। फिर वो जोगल की तरफ देखता है, जो कि खुद काफी खराब कंडीशन में होता है। तभी इंस्ट्रक्टर की नजर उसके पीछे पड़ती है। वो हमारे चुन म्यूंग को देखकर बोलता है, ये बच्चा, ये तो वही न्यूकमर है ना? हम देखते हैं कि चुन म्यूंग तो दो बड़े बड़े पत्थरों के साथ स्कवॉट्स लगा रहा होता है। उसने 5 बजे से अब तक 1085 स्कवॉट्स लगाए होते हैं। वो इंस्ट्रक्टर को देखकर रुक जाता है। इंस्ट्रक्टर भी उसे देखकर अपने मन में बोलते हैं, ये बच्चा इतना ज्यादा थक गया है कि उसके पैर भी कांप रहे हैं। फिर वो चिल्लाकर दूसरे डिसाइपल से बोलते हैं, जल्दी से इसके लिए पानी ले आओ। चुन म्यूंग ये सुनकर बोलता है कि नहीं, आपको इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब चुन म्यूंग पानी पी रहा होता है तो इंस्ट्रक्टर उससे पूछते हैं, चलो अब जल्दी से मुझे बताओ कि यहां पर हुआ क्या है। चुन म्यूंग मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बोलता है, ज्यादा कुछ नहीं, हमने तो बस अपनी मॉर्निंग ट्रेनिंग की है। चुन म्यूंग की ऐसी बातें सुनकर इंस्ट्रक्टर अपने पीछे देखते हैं, जहां खड़े डिसाइपल ऐसे इशारे कर रहे होते हैं, जैसे कि वो कह रहे हों कि हमें यहां से बचा लो। लेकिन जैसे ही चुन म्यूंग वहां पर देखता है, वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। इंस्ट्रक्टर भी ये देख हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है, आखिर यहां पर चल क्या रहा है? ये सभी इस छोटे बच्चे से इतना डर क्यों रहे हैं? ये सभी तो अपने आप को माउंट हुआ सेट का डिसाइपल कहते हैं, लेकिन फिर भी एक न्यू कमर से डर रहे हैं। मुझे इसे एक वार्निंग तो देनी होगी। फिर वो गुस्सा करते हुए बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो? ई प्लम ब्लॉसम बोर्डिंग हाउस के अपने रूल्स हैं। तुम्हें किसने कह दिया कि इनकी नींद को सैक्रिफाइस करके इनसे ट्रेनिंग करवाओ? चुन म्यूंग ये सुनकर बोलता है, ठीक है, तो मैं इसे स्टॉप कर देता हूं। इंस्ट्रक्टर भी ये जवाब सुनकर हैरान होते हुए बोलते हैं, मैंने इससे ऐसे आंसर को एक्सपेक्ट नहीं किया था। चलो मैं इसे कम से कम अपने सीनियर को धमकाने पर डांटता हूं। लेकिन वो हमारे चुन म्यूंग के मासूम से चेहरे को देखकर रुक जाते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये थर्ड क्लास डिसाइपल तो बेवकूफ है, जो कि एक न्यू कमर के जरिए धमकाए जा रहे हैं, और अगर मैं इसे धमकाता हूं तो मैं उनसे भी बड़ा बेवकूफ बन जाऊंगा। तभी साइड से चुन म्योंग बोलता है कि एक मंथ, आप मुझे सिर्फ एक मंथ दो, मैं आपको उसमें ही रिजल्ट बताऊंगा। वैसे भी मैं अपने सीनियर की काफी रिस्पेक्ट करता हूं, और वो लोग भी इस ट्रेनिंग को लेकर काफी डिटरमाइन है। देखो जरा, इनमें से एक ने भी इसके खिलाफ कंप्लेन नहीं की। फिर वो उन डिसाइपल को आवाज लगाकर बोलता है, क्यों मैं सही कह रहा हूं ना? वो सभी डर के मारे हाँ कहते हैं। इंस्ट्रक्टर उसे देखकर सोचते हैं, लगता है कि ये मुझे ये बता रहा है कि इनमें से कोई भी उससे पंगा लेना नहीं चाहता। आखिर ये बच्चा आया कहां से है? फिर पूछते हैं, वैसे ये टास्क तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगा, तो फिर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? चुन म्योंग बताता है, आपकी ट्रेनिंग के साथ हम काफी स्ट्रांग बनने वाले हैं, लेकिन अगर हम अपनी थोड़ी सी नींद को सैक्रिफाइस करके और एफर्ट्स लगाते हैं तो हम काफी स्पीड में स्ट्रांग बनेंगे। इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, अच्छा, तो इस बच्चे का ट्रेन कराने के पीछे कोई दूसरा रीजन नहीं है? फिर पूछते हैं, लेकिन तुमने अपने सीनियर्स को ही ट्रेन करने के लिए क्यों चूज किया? चुन म्योंग बोलता है कि ये तो बस मेरी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है, और मैं भी ये चाहता हूं कि मेरे सीनियर्स मार्शल आर्ट वर्ल्ड में आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचे। इंस्ट्रक्टर भी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। फिर बोलते हैं, अच्छा, तो ये अपने सीनियर्स को लुक डाउन करने के बजाय उन्हें प्रेस कर रहा है। इंस्ट्रक्टर भी खुश होते हुए अपने डिसाइल्स की तरफ मुड़कर बोलते हैं, मैं तुम लोगों के इस ट्रेनिंग सेशन में पार्टिसिपेट करने की वजह से काफी खुश हुआ हूं। अगर तुम पूरी डिटर्मिनेशन के साथ अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखते हो तो तुम्हें काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अपनी इस ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखोगे। उन डिसाइल्स को तो कोई बात समझ नहीं आती। वो तो अब भी अपने इंस्ट्रक्टर को बस अपने आप को सेव करने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्टर तो बस अपनी पतली गली पकड़कर वहां से निकल लेते हैं। चुन म्योंग ये देखकर बोलता है, सीनियर्स, ऐसी बात भी तो नहीं है
कि मैंने तुम्हें यहां पर मारने के लिए कहा है। क्यों ना हम थोड़ी सी बोर्डिंग हाउस में जाकर बातें कर लें। फिर हम देखते हैं कि चुन म्योंग ने एक और बार उनकी धुलाई कर ली होती है। वहां से कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि चुन म्योंग अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो बोलता है कि मेरा छोटा सा डेंटिन अब बन रहा है, और वैसे भी इन कुछ दिनों में मैंने माउंट हुआ सेक्ट के बारे में काफी कुछ पता किया है, जैसे कि बोर्डिंग हाउस जिसे पहले गेस्ट रूम या फिर प्राइवेट रूम के तौर पर यूज किया जाता था, लेकिन अभी के टाइम पर इसे डिसाइल्स को दे दिया गया है। और दूसरी बात है सेक्ट लीडर और उनके साथ वाले पेडिग्री। ये लोग अपनी स्ट्रांग पर्सनालिटी को छोड़कर काफी वीक हो चुके हैं, जिस वजह से उनके डिसाइल्स भी वीक होते जा रहे हैं। अगर मैं इनकी स्ट्रेंथ को आज से 100 साल पहले वाले माउंट हुआ सेक्ट की स्ट्रेंथ से कंपेयर करूं तो ये काफी ज्यादा वीक है। वैसे भी जब तक मैं यहां पर हूं परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रांगेस्ट सेक्ट बनाना कोई अनरीचेबल ड्रीम नहीं है जिसे कि पूरा नहीं किया जा सकता हो। वो सभी डिसाइपल खाना खा रहे होते हैं। उनमें से एक की हालत इतनी खराब हो गई होती है कि वो तो अपने चॉपस्टिक को भी पकड़ नहीं पाता। वो बोलता है, ये क्या हो रहा है? पिछले 4 दिनों से मुझे चॉपस्टिक को पकड़ना नहीं आ रहा है। फिर वो चिल्लाकर जोगी उल से बोलता है, क्या तुम उसे कुछ नहीं कहने वाले? क्या हमें सच में इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत है कि हम खाना भी ना खा सकें? जोगी उल बिल्कुल चुप रहता है। वो बोलता है, तुम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हारा कोई नौकर हूं? अगर तुम्हें उससे कोई शिकायत करनी है तो खुद जाकर करो। वैसे भी वो तुम्हें अवॉइड थोड़ी ना कर रहा है। फिर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो अपने से सीनियर डिसाइपल से कहता है, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर बाहर चलोगे? वो भी जोगी उल के साथ बाहर आ जाता है। फिर बोलता है, जोगल तुम इन पिछले दिनों में काफी रिफ्रेश नजर आ रहे हो। जोगल बोलता है, सीनियर आप माउंट हुआ सेक्ट के बारे में क्या सोचते हो? सीनियर बोलता है, इस क्वेश्चन का आंसर देना काफी डिफिकल्ट है। जोगल बोलता है, एक बार मैं अपने होम टाउन वापस चला जाऊं तो ये सभी चीजें यहीं पर ही खत्म हो जाएंगी। लेकिन आपके बारे में क्या? आप तो अपनी पूरी जिंदगी माउंट हुआ सेक्ट में रुकने वाले हैं। सीनियर बोलता है कि हाँ, वैसे तुम सही बोल रहे हो। जोगल बोलता है, मुझे तो लगा था कि माउंट हुआ सेक्ट यहीं पर ही खत्म होने वाला है। सीनियर बोलता है कि जोगल तुम काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हो। ये कुछ ऐसा नहीं है जो कि तुम इतनी आसानी के साथ कह सको। जोगल बोलता है कि हाँ, लेकिन चुन म्योंग के आने के बाद मैंने अपने माइंड को चेंज कर लिया है। भले ही मॉर्निंग ट्रेनिंग हमसे जबरदस्ती करवाई जा रही है, लेकिन उसके बाद ही मुझे पता चला कि मैंने आज तक कभी अपने आप को मार्शल आर्ट्स के लिए इतना ज्यादा पुश नहीं किया। और रही बात उस बच्चे की, वो तो हमसे भी ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे वो थका ही नहीं हो। उसे देखकर तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे अपना बेस्ट करना चाहिए। इसीलिए मैं भी एक स्ट्रांग मार्शल आर्टिस्ट बनकर पूरी दुनिया को लीड करने के लिए अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। यह सुनकर उसका सीनियर भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता हूं। चुन म्योंग भी वही पेड़ पर बैठा उनकी बातों को सुन रहा होता है। वो बोलता है, इन दोनों को कन्विंस करना काफी आसान था, लेकिन अब भी मुझे काफी कुछ करना है। वो अभी वहीं पर ही सुकून से लेटा होता है कि कई सारे लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है। वो सभी चिल्ला चिल्लाकर सेक्ट लीडर को बुला रहे होते हैं। फिर वो लोग गेट तोड़कर अंदर आ जाते हैं। हमारे दोनों भी मास्टर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनते। वो तो बस यही कह रहे होते हैं कि सेक्ट लीडर को बाहर बुलाओ, हम और ज्यादा टाइम तक नहीं रुक सकते, तुम्हें हमारा पैसा हमें वापस करना होगा। ये सभी बातें सुनकर तो चुन म्योंग एक अजीब सा फेस बनाता है। वो बोलता है, क्या पैसा वापस करना होगा? उन लोगों की बातें सुन सेक्ट लीडर भी बाहर आ जाते हैं। वो इन बातों से अनजान बनते हुए पूछते हैं, आखिर तुम सभी इतनी रात में यहां पर क्या कर रहे हो? वो सभी गांव वाले ये सुनकर बोलते हैं, सेक्ट लीडर, अब हमारे सामने एक्टिंग करना बंद करो। तभी उन सभी में से एक आदमी आगे आता है जो कि देखने में उनका लीडर लग रहा होता है। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, सेक्ट लीडर कैसे हो आप? सेक्ट लीडर उसे देखकर बोलते हैं, पवेलियन ओनर कोंग, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप भी यहां पर आओगे। पवेलियन ओनर बोलता है, वैसे मैं यहां पर आना तो नहीं चाहता था, लेकिन आप तो देख ही सकते हैं कि सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन गई है कि मुझे यहां पर आना पड़ा। और वैसे भी जो डेट हमने आपको पैसे लौटाने के लिए दी थी, उसे गुजरे हुए तो कई दिन हो चुके हैं, और हमने पहले ही माउंट हुआ सेट की सिचुएशन को समझकर उस डेट को कई बार आगे बढ़ाया है। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बात करें तो आपको हमें रूल को ब्रेक करने की वजह से कंपनसेट करने की जरूरत है, लेकिन आपने हमारी कई बार जान बचाई है, इसलिए हम आप पर ज्यादा हार्श नहीं होना चाहते। तो 7 दिन,
अगर 7 दिन में आप हमारा पैसा नहीं लौटाते तो हम माउंट हुआ सेट के टेम्पल को एज कंपनसेशन हड़प कर लेंगे। ये सभी बातें सुनने के बाद तो हमारे चुन म्योंग को एक हिचकी लगती है। वो सभी चुन म्योंग की तरफ देखते हैं। सेक्ट लीडर भी मन में सोच रहे होते हैं, मुझे लगता है कि इस बच्चे ने कुछ ऐसा देख लिया है जो कि इसे नहीं देखना चाहिए था। सीन चेंज होकर हम चुनमुन को देखते हैं, जो कि अपने बोर्डिंग रूम में बैठा होता है। वहां पर जोगल एक डिसाइल से बात कर रहा होता है, जिनकी बातों से उसे पता चलता है कि ये सभी लोग नीचे विलेज में रहने वाले मर्चेंट हैं। उसे ये भी पता चलता है कि सेक्ट लीडर से बात करने वाला पर्सन हुआ उन पवेलियन का ओनर है, जो कि उन सभी मर्चेंट में सबसे ज्यादा अमीर है। ये सुनने के बाद हमारे चुनमुन का फेस कुछ ऐसा हो जाता है और वो गुस्से से बोलता है, क्या तुमने अभी हुआ उन पवेलियन की बात की? लेकिन ये तो पहले माउंट हुआ सेट की प्रॉपर्टी हुआ करती थी। फिर वो उस डिसाइल को कॉलर से पकड़कर बोलता है, क्या सच में हुआ उन पवेलियन का ओनर अपने ही सेक्ट को पैसे ना देने की वजह से उसके टेम्पल पर कब्जा करना चाहता है? वो अपने आप को शांत करते हुए बोलता है, एक मिनट रुको, हुआम पवेलियन तो सेक्ट की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, तो फिर सेक्ट को पैसे देना ये कोई उधारी वाली बात थोड़ी ना हुई। लगता है कि यहां पर कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। फिर वो जोगल से बोलता है, जाओ जाकर उस चीज को ले आओ जल्दी से। जोगल जल्दी से जाकर उस चीज को ले आता है, जो कि एक ब्लैक ड्रेस होती है। चुनमिंग उसे पहनते हुए बताता है, बड़े बुढ़े कहते थे कि बुद्धा को मारना अपने बाप दादा को मारने के बराबर है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर तुम बुद्धा से मिलते हो तो उसे मार दो, अगर तुम अपने बाप दादा से मिलते हो तो उसे भी मार दो, क्योंकि अगर तुम ट्रूली डाउ के रास्ते को अचीव करना चाहते हो तो तुम्हें पहले उस रास्ते को ब्रेक करना आना चाहिए। चुनमुन अब डेमोनिक रास्ते को इस्तेमाल करने वाला है, क्योंकि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। वो वहां से सीधे ही पवेलियन के पास पहुंच जाता है, जहां से कई सारे लोगों की हंसने की आवाज आती है। वो सभी मर्चेंट वहां पर पार्टी कर रहे होते हैं और माउंट हुआ सेक्ट का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, क्या तुम लोगों ने उनका फेस देखा? अब तो हमने उन्हें फाइनल वार्निंग दे दी है। तुम्हें क्या लगता है उन लोगों ने हमसे कितने पैसे लिए होंगे? 1 लाख न्यान। पवेलियन ओनर मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं तो सिर्फ एक मर्चेंट हूं जो कि अपने प्रॉफिट को देखता है। फिर वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातें करते हुए बोलता है, वैसे मुझे उन लोगों के साथ ऐसा करने पर काफी बुरा फील हो रहा है, क्योंकि हम इतनी जनरेशन से इतने अच्छे रिलेशनशिप में रहे हैं। वो बेवकूफ मर्चेंट उसकी बातों में आकर बोलते हैं, अरे यार अब बस भी करो, तुमने पहले ही उन्हें काफी बार जाने दिया है और अब लोग तुम्हारी रहमदिली की काफी तारीफ करते हैं। पवेलियन ओनर अपने मन में बोलता है कि ये सभी लोग कितने केयर फ्री हो रहे हैं। क्या इन्हें सच में लगता है कि अपनी इतनी ज्यादा सादगी के साथ जी सकते हैं? इन्हें तो माउंट हुआ सेक्ट की पावर के बारे में पता ही नहीं है। ये कोई ऐसा वैसा सेक्ट नहीं है जिसे लुक डाउन किया जा सके। इसकी पावर इसके कॉम्बैट स्टाइल में नहीं बल्कि इसकी ग्रेट हिस्ट्री में है। पूरे शांशी प्रोविंस में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके माउंट हुआ सेक्ट के साथ कनेक्शन ना हो। वैसे अभी तो माउंट हुआ सेक्ट काफी वीक हो चुका है, बिल्कुल इस चिकन की तरह जो कि मामूली सी चॉपस्टिक के जरिए फाड़ा जा सकता है। एक मर्चेंट बोलता है, पवेलियन ओनर आखिर आप माउंट हुआ सेक्ट के टेम्पल के साथ क्या करेंगे? उसे बेचना काफी मुश्किल होगा, क्यों ना हम टेम्पल के बदले कुछ और ले ले? पवेलियन ओनर बोलता है, उस टेम्पल की कीमत तुम्हारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा है। भले ही वो देखने में एक पुराना टेम्पल लगता है, लेकिन उसकी वैल्यू की गारंटी मैं दे सकता हूं। वो मर्चेंट उसकी बात समझ नहीं पाता, जिस वजह से पवेलियन ओनर गुस्सा हो जाता है। वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए बोलता है, मैं ये तुमको डायरेक्ट नहीं बता सकता। माउंट हुआ सेक्ट के कई सारे एनिमीज हैं जो उसका एडवांटेज उठाना चाहते हैं। टेम्पल ही माउंट हुआ सेक्ट का मेन कोर है। अगर वही नहीं रहेगा तो माउंट हुआ सेक्ट का वजूद मिट जाएगा। तुम्हें क्या लगता है ऐसे कितने सेक्ट होंगे जो कि टेम्पल को मिटाने के लिए हमें भर भर कर पैसा भेजेंगे? इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा। ये सुनकर मर्चेंट खुश होकर चेयर्स करने लगते हैं। फिर हम उसी ग्रीन ड्रेस वाले मर्चेंट को देखते हैं जो कि नशे में चूर अपनी मीठी मीठी बातें सोचते हुए जा रहा होता है। वो सोचता है कि पैसे मिलने के बाद तो हम जिंदगी भर के लिए अमीर हो जाएंगे। सच में पवेलियन ओनर बहुत ही चालाक आदमी है। आज आसमान में चांद भी नजर नहीं आ रहा है और काफी अंधेरा है। तभी उसे अपने सामने कुछ धुंधला नजर आता है। जब वो ध्यान से देखता है तो वो हमारा चुनमुन होता है। चुनमुन बोलता है तुम यहीं पर ही रुको। मर्चेंट सोचता है कि क्या ये कोई चोर है,
लेकिन चोर कब से इतने अजीब ड्रेस पहनने लग गए? चुन मिंग बोलता है, मेरा पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा, बस मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। मर्चेंट बोलता है कि मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी आए हैं जो मुझे अकेला नहीं छोड़ते। गार्ड चुनमुन से पूछता है, क्या हम इसे मार दें? मर्चेंट बोलता है, नहीं, बस इसे इतना मारो कि यह बात कर सके। फिर वो दूसरी तरफ मुड़ जाता है क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा देखने का शौकीन नहीं है। तभी पीछे से दर्द में चीखने की आवाजें आती है। वो पीछे मुड़कर बोलता है, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं कि उसे बस इतना ही मारना कि वो बात कर सके? लेकिन वो सिचुएशन देख हैरान रह जाता है क्योंकि चुनमुन ने उन सभी को धो दिया होता है। चुनमुन बोलता है, लोगों को समझना चाहिए कि सामने वाला उनसे क्या कह रहा है। चलो जल्दी इधर आओ। वो मर्चेंट को कॉलर से पकड़कर बोलता है, मैं तुम्हें जाने देने आला था, लेकिन अब जब तुमने फाइट की है तो मैं भी तुम्हें उतना ही मारूंगा कि तुम सिर्फ मुझसे बात कर सको। वो उसका मुंह सुजा देता है जिससे वो बराबर बात भी नहीं कर पा रहा होता। चुनमुन बोलता है, अगर तुमने प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक की तो मैं तुम्हें फिर से कूटूंगा। तुम कह रहे हो कि तुम लोगों ने माउंट हुआ सेक्ट को 1 लाख न्यांग दिए हैं? चुन मिंग बोलता है, किसे बेवकूफ बना रहे हो? अगर मैं तुम्हारी जायदाद के साथ तुम्हारी चड्डी बनियान भी बेच दूं तो भी 10,000 न्यांग नहीं होंगे, और तुम कह रहे हो कि तुमने 1 लाख न्यांग दिए हैं। मर्चेंट समझाता है कि इस फिनोमिना को हाई रेट इंटरेस्ट यानी सूद ब्याज कहते हैं। वो बताता है कि अगर पैसा टाइम पर ना लौटाया जाए तो उसकी कीमत बहुत स्पीड से बढ़ती है। चुनमुन गुस्से से एक और मुक्का जड़ देता है और पूछता है कि तुमने ये दुकान कहां से खरीदी? मर्चेंट बोलता है कि ये तो मुझे मेरे एंसेस्टर से मिली है। चुनमिंग सोचता है कि ये कैसे हो सकता है। हुआम फैब्रिक शॉप तो माउंट हुआ सेक्ट के मेन बिजनेसेस में से एक थी। इन सभी बिजनेसेस को माउंट हुआ सेक्ट ने खुद डेवलप किया था ताकि वेल्थ बढ़ सके। मुझे पक्का यकीन है कि फाइट के बाद इन लोगों ने उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया होगा। इन्हीं की वजह से माउंट हुआ सेक्ट आज इतनी बुरी हालत में है। तभी पीछे से एक गार्ड खड़ा होकर बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्नीक अटैक करने की? तुम्हारी स्किल देखकर लग रहा है कि तुम मार्शल आर्टिस्ट हो। मैं स्कॉट वॉरियर जुम्बन हूं। चुनमुन बोलता है, मुझे ऐसी चीजों की ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर तुम मेरा नाम क्यों जानना चाहते हो? गार्ड बोलता है कि मेरे ब्लेड से मरने वाले का नाम मुझे पता होना चाहिए। चुन मिंग बोलता है, क्या तुम्हें याद नहीं अभी मैंने तुम्हें नॉकआउट किया था? वो देखता है कि स्ट्रेंथ और इंटरनल एनर्जी में वो गार्ड उससे ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन चुनमुन के पास पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस है। वो एक पोजीशन में खड़ा होकर काफी फास्ट अटैक करता है, लेकिन उससे गड़बड़ हो जाती है क्योंकि वो अपने सेक्ट की टेक्निक यूज कर लेता है। उसे लगता है कि मर्चेंट इसे पहचान लेगा, पर मर्चेंट बेवकूफ निकलता है और बोलता है, ये कितनी ब्यूटीफुल टेक्निक थी। क्या तुम साउदर्न एज सेक्ट से हो? चुनमिंग एक्टिंग करते हुए बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं वही का डिसाइल हूं। मर्चेंट बोलता है कि ठीक है, तुम कुछ भी पूछो, मैं सही जवाब दूंगा। बोर्डिंग हाउस में जोगल परेशान होता है तो सीनियर डिसाइल उसे समझाता है। तभी चुनमुन वहां आ जाता है और पूछता है कि कुछ हुआ क्या? सीनियर डिसाइल पूछता है कि क्या बाहर कुछ हुआ? चुनमुन बोलता है कि कुछ नहीं, उन लोगों ने मुझे अच्छे से ट्रीट किया और मैंने बाहर स्पार मैच भी किया। वो सोचता है कि अच्छा हुआ मर्चेंट ने उसे पहचाना नहीं, क्योंकि अब प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक और फ्लावर माउंट हुआ सेक्स से रिलेटेड नहीं माने जाते। जोगल पूछता है कि आप बाहर क्यों गए थे? चुनमुन बोलता है कि तुम्हारे जैसे बच्चे को जानने की जरूरत नहीं है। फिर वो बोलता है, इन बातों को छोड़ो, जल्दी से सभी डिसाइल को जमा करो, हमें ट्रेनिंग करनी है। जोगल बोलता है, क्या ट्रेनिंग? लेकिन आप अभी तो वापस आए हैं। चुनमुन बोलता है, मेरी बात तो ध्यान से सुनो, भले ही यहां हवा चले, बारिश हो या बर्फ गिरे, हमारी ट्रेनिंग एक दिन भी रुकनी नहीं चाहिए। यह सुनकर जोगल एनर्जेटिक हो जाता है। तभी चुनमुन बोलता है कि आज मैं ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे दूसरा काम है। सीनियर डिसाइल बोलता है कि ट्रेनिंग तो तुम्हारे होने से ही पॉसिबल है। चुनमुन उन्हें वहां से भगा देता है और वही लेटकर बोलता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? सिचुएशन ऐसी है, सबूत है कि वो सभी बिजनेस माउंट हुआ सेक्ट के हैं। वो हेवनली डीमन के साथ माउंट हुआ सेक्ट की फाइट में जल गई, और वैसे भी अगर वो बुक जली ना होती तो ये प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होती। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं उन मर्चेंट्स पर डायरेक्ट अटैक करके उनका सफाया कर दूं? नहीं, ये अच्छा नहीं होगा। अगर ऐसा मैं करता हूं तो बाहर के लोग ये कहेंगे कि माउंट हुआ सेक्ट वाले अपने डिसाइल को गलत ट्रेनिंग देते हैं। फिर वो बहुत ही ध्यान से सोचते हुए बोलता है,
मुझे एक बहाने की जरूरत होगी ताकि हमें उन्हें पैसे पे ना करना पड़े, और एविडेंस को ढूंढना होगा ताकि हम ये साबित कर सकें कि वो सभी बिजनेस माउंट हुआ सेक्ट से बिलोंग करते हैं। लेकिन आखिर मैं वो बहाना कहां से बनाऊंगा और एविडेंस कहां से ढूंढूं? तभी उसे उस अकाउंट बुक की याद आती है। वो बोलता है, जब भी मैं सेक्ट लीडर के रूम में एंटर करता था तो वो अकाउंट बुक को मुझसे छुपा लेते थे, और हमारा सेक्ट तो कई सारे बिजनेस को चलाता था। इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता है कि हमारे पास सिर्फ एक अकाउंट बुक होगी। मतलब तो यही है कि बाकी की अकाउंट बुक्स को कहीं पर छुपा कर रखा होगा, या कोई सीक्रेट स्टोरेज होगा जहां पर सिर्फ सेक्ट लीडर को एंटर करने की परमिशन थी। वो अकाउंट बुक्स जरूर वहीं पर ही होंगी। जहां तक मुझे याद है, उस सीक्रेट स्टोरेज तक पहुंचने का रास्ता सेक्ट लीडर के रूम से ही होगा। सोचो सोचो, सेक्ट लीडर का रेजिडेंस तो अब तक चेंज नहीं हुआ है, और यहां माउंट हुआ में तो कई सारे रेजिडेंस मौजूद है। वैसे सेक्ट लीडर के रेजिडेंस के पीछे पहाड़ी है। हो सकता है कि उस पहाड़ी के नीचे टनल बनाई गई हो। फिर वो अपने इसी इरादे के साथ बाहर निकल जाता है। वो बोलता है, सेक्ट लीडर मुझे माफ करना, वैसे भी मैं इस स्टोरेज से मिलने वाले सभी खजाने का माउंट हुआ सेक्ट की भलाई के लिए यूज करने वाला हूं। आप लोग सेक्ट लीडर के चेहरे पर चिंता को देख ही सकते हैं। चुन मिंग बोलता है, अगर पॉसिबल हो सका तो मैं उस पूरे खजाने को यहां के सेक्ट लीडर के हवाले कर दूंगा। लेकिन अगर पॉसिबल हो सका तो? उसकी चेहरे की स्माइल को देखकर तो लग नहीं रहा है कि ऐसा पॉसिबल होगा। फिर थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि वो वहीं पर ही थक कर पड़ा होता है। वो बोलता है, इतने बड़े माउंटेन में उस स्टोरेज को ढूंढना कोई मामूली बात नहीं है। तभी उसे एक आइडिया सूझता है। वो अपनी एनर्जी को जमीन में डालते हुए बोलता है, ये तरीका थोड़ा आसान होगा। जहां पर भी मुझे ज्यादा खाली जगह महसूस होगी, समझ लेना कि वहीं पर ही स्टोरेज रूम मौजूद है। एक दो बार फेल होने के बाद फाइनली उसे वो जगह मिल जाती है। वो जगह मिलते ही वो वहां पर खोदना स्टार्ट कर देता है। फिर वो खोदते खोदते उस स्टोरेज रूम की दीवार के पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो बोलता है, फाइनली मैंने उस स्टोरेज रूम को ढूंढ ही लिया। फिर वो पत्थर को हटाकर अंदर झांकता है, जहां पर उसे सेक्ट लीडर दिखाई देते हैं। वो बोलता है, क्या इन्हें इस बारे में पहले से ही पता है? हम देखते हैं कि सेक्ट लीडर एक दरवाजे के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं, जिस पर स्वॉर्ड से कई सारे मार्क्स बनाए होते हैं। वो अपने कपपाते हाथों के साथ उस दरवाजे को टच करते हैं, जिसमें हमें उनकी बेबसी साफ नजर आ रही होती है। चुन मिंग भी ये देखकर बोलता है, अपने ही सेक्ट को अपनी आंखों के सामने डिस्ट्रॉय होता देखना और कुछ ना कर पाना, ये सच में काफी बुरा फील कराता है। एक ऐसी जगह जिसे प्रोटेक्ट करते हुए आपने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है, उसे डिस्ट्रॉय होता देखना सच में। सेक्ट लीडर इस डिप्रेशन को अकेले सह रहे हैं। उन्होंने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि सभी लोगों की आंखें उनकी तरफ ही है। क्योंकि अगर सेक्ट लीडर ही हौसला खो देंगे तो सेक्ट को लीड कौन करेगा? इसीलिए वो सब अकेले सह रहे हैं। फिर शाम से सुबह हो जाती है। सेक्ट लीडर भी वहां से चले गए होते हैं। हमारा चुन मिंग वहां पर एंटर करता है। वो सोचता है, कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं। जाने दो, चलो पहले इस दरवाजे को ओपन करते हैं। फिर वो उस दरवाजे को हाथ लगाकर अपनी एनर्जी को उसमें इंसर्ट करता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी एनर्जी बाउंस बैक हो जाती है, जिसे देख वो भी हैरान होकर बोलता है, ये कैसे हो सकता है? ये तो एक एवरलास्टिंग मेटल है जो कि 1 मीटर चौड़ा है। ये सोचना कि स्टोरेज रूम का दरवाजा इस दुनिया के सबसे स्ट्रांगेस्ट मेटल से बना होगा, इसका मतलब तो यही है कि इसके अंदर सोने से भी ज्यादा कीमती चीज छुपी हुई है। अगर इस दुनिया का स्ट्रांगेस्ट मार्शल आर्ट मास्टर भी इस पर अटैक करता है तो वो बस इस पर एक कट लगा पाएगा। इसीलिए सेक्ट लीडर ने इस पर मार्शल आर्ट का यूज करते हुए अटैक करने के बारे में सोचा भी नहीं। वैसे अगर सोचा जाए तो प्रीवियस लाइफ के सेक्ट लीडर भी इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे कि वो अपने मार्शल आर्ट का यूज करते हुए इस दरवाजे को कट कर पाए। इसका मतलब तो यही है कि यहां से एंटर करने का कोई ना कोई दूसरा रास्ता होगा। तभी उसकी नजर उस दरवाजे पर बने पैटर्न पर जाती है, जिसे देखकर वो बोलता है, ये कोई डिजाइन नहीं बल्कि ब्लेड के जरिए बनाए गए मार्क्स हैं। फिर उन मार्क्स को ध्यान से एनालाइज करने पर उसे पता चलता है कि ये तो 24 प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक। फिर वो उन सभी पैटर्न को एनालाइज करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि इसमें बैम्बू स्वॉर्ड टेक्निक और इक्विलिब्रियम स्वॉर्ड टेक्निक का भी यूज किया हुआ है। वो बोलता है, सेक्ट लीडर ऐसी कोई चीज बनाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? लेकिन मेन बात तो यह है कि आखिर
मैं इन सभी टेक्निक को परफॉर्म कैसे करूंगा? मेरी पास्ट लाइफ की बात तो अलग थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में तो मैं एक छोटा सा बच्चा हूं। भले ही मैं अपने माइंड में इन सभी टेक्निक को परफॉर्म कर सकता हूं, लेकिन रियल लाइफ में इसे परफॉर्म करने के लिए मुझे एनर्जी की जरूरत होगी। थोड़ा टाइम सोचने के बाद वो बोलता है कि हाँ, एक रास्ता है, लेकिन यार मैं उसे करना तो नहीं चाहता। हाँ, ऐसा तुम सोच सकते हो कि इसे करने के बाद मैं एक महीने भर का ब्रेक लेने वाला हूं। मैं अपनी इनेट क्यूआई का यूज करने वाला हूं, जो कि हमारे पास हमारे जन्म से होती है। इसे तुम दूसरे लफ्जों में लाइफ फोर्स भी कह सकते हो। इसे यूज करने के कई सारे कंसिक्वेंस हैं, लेकिन मेरे पास इसके अलावा दूसरी कोई चॉइस भी नहीं है। वो अपनी एनर्जी को अपनी स्वॉर्ड में इंसर्ट करते हुए बोलता है, मेरे पास सिर्फ एक ही मौका है। हम देखते हैं कि उस एनर्जी को रिलीज करने की वजह से ही उसे खून खांसना पड़ रहा होता है। वो जैसे तैसे अपने आप को मोटिवेट करते हुए स्वॉर्ड टेक्निक्स को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले वो इक्विलिब्रियम स्वॉर्ड टेक्निक को परफॉर्म करता है, फिर बैम्बू स्वॉर्ड टेक्निक और लास्ट में 24 मूवमेंट ऑफ प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक। हम देखते हैं कि उसने सक्सेसफुली उस पैटर्न को कंप्लीट कर लिया होता है। ऐसा करने में उसकी हालत खराब हो गई होती है। वो उस पैटर्न की तरफ देखकर बोलता है, क्या ये काम कर गया? तभी वो दरवाजा ओपन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे देखकर वो काफी खुश होता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसे एक और खून की उल्टी होती है। वो बोलता है, लगता है कि मुझे एक नहीं बल्कि 2 महीने आराम करना होगा। सच में इस माउंट हुआ सेक्ट को सेव करना भी बहुत ही बड़ा काम है। फिर वो अपनी हिम्मत जुटाकर खड़ा होता है और फिर अपने मुंह से खून साफ करते हुए बोलता है, चलो देखते हैं कि आखिर सेक्ट लीडर ने इसके अंदर ऐसा क्या छुपा रखा है। कि फाइनली चुन मिंग उस रूम के अंदर एंटर करता है। वो अपने सामने 3 अलमारियों को देखता है जिसमें बुक्स रखी होती है। वो बोलता है, जितना मैंने सोचा था ये उससे काफी छोटा है। वैसे ये समझने वाली बात है कि इस स्टोरेज रूम को बनाने के लिए एवरलाइट का यूज किया गया है, जो कि खुद अपने आप में काफी बड़ी बात है। तभी वो वहां रखी एक बुक को उठाकर देखने लगता है, फिर हैरान होते हुए बोलता है कि हाँ, फाइनली मैंने उसे ढूंढ लिया। ये माउंट हुआ सेट की अकाउंट बुक है। वो उसे चेक करते हुए बोलता है कि हाँ, यहां पर ओरिजिनल अकाउंट बुक की कई सारी कॉपीज बनाकर रखी है। सेक्ट लीडर तो सच में काफी कमाल के इंसान थे। वो उन बुक्स को अपने पास रखते हुए बोलता है, मर्चेंट्स, अब तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। फिर लालची होते हुए सोचता है, अगर सेक्ट लीडर यहां पर किताब और पेपर के साथ साथ कुछ पैसे भी रख लेते तो मैं सेक्ट की प्रोस्पेरिटी के साथ अपने खाने पीने का भी इंतजाम कर लेता। खैर छोड़ो, मैं एक्सपेक्ट भी किससे कर रहा हूं। चलो दूसरी अलमारी में चेक करते हैं। वहां पर उसे एक सीक्रेट टेक्निक की बुक मिलती है, जिसे पढ़कर बोलता है, ये टेक्निक, इसे मैंने आज से पहले कभी लर्न नहीं किया। तभी उसे याद आता है कि ये उन्हीं टेक्निक में से एक है जिन्हें सेक्ट लीडर ने लाइब्रेरी से निकाल दिया था। अगर आपको याद हो तो ये टेक्निक्स काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी, जिस वजह से उन्हें लाइब्रेरी के मेन सेक्शन से निकाल दिया गया था। चुन मिंग बोलता है, सेक्ट लीडर ने इन टेक्निक्स को फेंकने के बजाय यहां स्टोरेज रूम में रख दिया, क्योंकि वो हमारे सेक्ट की लेगेसी को वेस्ट नहीं करना चाहते थे। अगर वो ऐसा करते तो दूसरी जनरेशन पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, यानी कि जो भी दूसरा पैट्रियार्क बनता उसे भी जो चीज सेक्ट में पसंद नहीं आती वो उसे निकाल देता। चुनमुन बोलता है कि पहली अलमारी सेक्ट लीडर के ड्यूटीज को दर्शाती है, दूसरी अलमारी सेक्ट लीडर के अपने सेक्ट से अटैचमेंट को दर्शाती है। फिर वो अपने लीडर की डीप थिंकिंग और अटैचमेंट को देखकर बोलता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपने सेक्ट को वापस से उसकी जगह पर ले आऊंगा। इतना ही नहीं, मैं तो उसे अपने पहले वाले फॉर्म से भी ज्यादा स्ट्रांग बना दूंगा। फिर वो तीसरी अलमारी को देखता है जहां पर एक स्क्रोल रखा होता है। वो उसे पढ़ने लगता है, जिसमें हमारे सेक्ट लीडर का एक मैसेज होता है। सिंपली उन्होंने अपने फ्यूचर जनरेशन को यह मैसेज दिया होता है कि सेक्ट लीडर बनने का यह मतलब नहीं होता है कि हमें सिर्फ सेक्ट को लीड करना हो। इसका मतलब यह होता है कि हमें अपने सेक्ट में मौजूद सभी लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए उन्हें अपने ड्रीम को अचीव करने में उनकी मदद करना होती है, फिर भले ही ऐसा करते हुए हमारा सेक्ट डिक्लाइन ही क्यों ना हो जाए। यह माउंट हुआ सेक्ट है जिसे कोई लीड नहीं कर सकता। यह हमेशा ही अपने पास मौजूद स्पिरिट के जरिए लीड होता है। यह ना ही कभी डिस्ट्रॉय हुआ है और ना कभी होगा। चुन मिंग इसे पढ़ने के बाद उस लेटर को अपने पास रखते हुए बोलता है, सेक्ट लीडर हमेशा ही ऐसी बातें किया करते थे। वैसे मैंने यहां से ज्यादा कुछ नहीं लिया है, लेकिन जितना लिया है उतना काफी है।
इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि मुझे यहां से अकाउंट बुक मिल गई है जिसका यूज करते हुए हम माउंट हुआ सेट के पुराने बिजनेसेस को वापस ले सकते हैं। तभी वो वहीं पर रुक जाता है और बोलता है, एक मिनट रुको, ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज लग रहा है। सेक लीडर को तो भयानक ओसीडी है। ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी का नाम है। वो अपने आसपास सिमेट्री को बरकरार रखने के लिए 2 लैंप रखते हैं, वो भी बिल्कुल सेम साइज के। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो यहां 3 अलमारियां रखने के बाद एक को खाली छोड़ दे। जरूर यहां पर कुछ ना कुछ छुपा होगा। और होता भी ऐसा ही है। उस अलमारी के नीचे उसे एक सीक्रेट रास्ता मिलता है, जहां से एंटर करने पर उसे कई सारे सोने के बिस्किट नजर आते हैं। हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सी प्रेशियस वॉर्ड, सीक्रेट टेक्निक और नायाब स्टोन रखे होते हैं। हमारा चुनमुन तो अपनी राल टपकाते हुए बोलता है, वाह, मैं तो अमीर हो गया। और उसकी इस हरकत को देख हमारे बेचारे एंसेस्टर सेक्ट लीडर बोलते हैं, गई भैंस पानी में। फिर हम हमारे प्रेजेंट टाइम के सेक्ट लीडर को देखते हैं, जो कि देखने में सच में काफी उदास लग रहे हैं। वो बोलते हैं, एक और प्यारा सा दिन शुरू हो चुका है, लेकिन उन मर्चेंट के साथ की गई डील को खत्म होने में सिर्फ 5 दिन रह गए हैं। तभी वहां पर उन एंट्री लेता है। सेक्ट लीडर उससे वहां आने की वजह पूछते हैं, लेकिन हमारा उन काफी डिस्परेट लगता है। सेक्ट लीडर, जल्दी से आप मेरे साथ चलें, आपको सब कुछ वहां जाकर पता चल जाएगा। सेक्ट लीडर भी बगैर टाइम गवाए उसके साथ जाने लगते हैं।